बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ का अगला प्रोग्राम क्या है और किस तरह मुस्लिम लीग नून तमाम अंदाजे गलत साबित करके वापस अपनी पोजीशन पर आ गई है। उसी पोजीशन पर आ गई है जो 2017 की थी। और अब जो अंदाजे लगाने वालों ने जो अंदाजे लगाए हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून इलेक्शन इस तरह जीतेगी कि वो हुकूमत साजी के लिए किसी इत्तेहादी की मोहताज नहीं होगी, लेकिन साथ ही खबर ये भी है कि वो इत्तेहादियों को साथ मिलाएगी। और इसकी तरफ नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में इशारा भी किया। दूसरा पॉइंट जो बल्कि ज़्यादा मज़े का है और जो मैं पहले डिस्कस करूँगा वो ये है कि किस तरह पीटीआई 2 दिन से अंगारों पर लौट रही है, शोलों में जल रही है और जलती चली जा रही है, अंगारों पर लौट रही है और लौटती चली जा रही है। इसकी शिद्दत करब का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इस शिद्दत करब से बहरहाल ये पता चलता है कि मीनार पाकिस्तान वाले जलसे ने पूरी पीटीआई को एक तशन्नुज में, एक ज़हनी इश्तिआल में और ज़हनी तशन्नुज में और डिप्रेशन में और मायूसी में इस हद तक धकेल दिया है कि वो 2 दिन से गालम गलोच और झूठ बकने पर उतर आए हैं। माजी में आज तक कोई जलसा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो कम बड़ा हो, मुखालफ पार्टी के लिए इस तरह ज़ेरे बहस नहीं रहा। एक दो तबसरे बयानात की शक्ल में आ जाते हैं कि जलसा फलाप था, जलसा रैली थी, इससे बड़ा जलसा तो हम कर लेते हैं। और इस तरह की 2-4 बातें बयानात के बाद वो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन पीटीआई ने इस जलसे को उस बेइज्जती का इजाला करने का ज़रिया बना लिया है जो इसने कल मीनार पाकिस्तान में महसूस की। और फिर ये कहा जा रहा है मुसलसल इनकी तरफ से, जो टीवी पर बैठे उनके ले पालक है 10-12 अभी तक वो डटे हुए हैं अपने मोर्चे पर। हालांकि जिस मदरलैंड के लिए वो ये जंग लड़ रहे हैं और जिसके लिए मोर्चाबंदी कर रहे हैं, वो मदरलैंड यानी ज़मान पार्क जो है वो अब क़ारे गुमनामी का हिस्सा बन चुका है। तो कहा क्या जा रहा है ये कि जलसे में बहुत थोड़े लोग थे। कोई कहता है कि नहीं 40,000 थे, कोई कहता है नहीं 50,000 थे, 60,000 थे। एक सीधी सी बात है, तमाम सहाफ़ियों का जो जलसे में मौजूद थे उनका ये इत्तेफाक था। और क्योंकि 2011 की वीडियो फुटेज दस्तयाब है, कोई भी आदमी उनको खोल कर उनको कंपेयर कर सकता है कि नवाज शरीफ का जलसा इमरान खान की उस 2011 या 12 वाले जलसे से दुगना बड़ा था, कम से कम दुगना बड़ा था। क्योंकि जलसे के अंदर जितने लोग थे जलसे के बाहर भी उतने ही लोग थे। और बाहर के लोगों को निकाल दिया जाए, सिर्फ अंदर का जलसा गिना जाए तो वो भी इमरान खान के जलसे से नुमायां तौर पर बड़ा था। ये नहीं कि कंपेयर करके बताना पड़े कि देखो ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, देखो ये थोड़ा सा छोटा लगता है। नहीं, देखने वाले को आप दोनों की वीडियो एक ही अंदाज की, एक ही एंगल की दिखा दें, वो उसको फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि ये कौन सा बड़ा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं 40-50 हज़ार लोग थे। अच्छा, अगर नवाज शरीफ के जलसे में 40-50 हज़ार लोग थे तो इमरान खान का जो 2011 का जलसा था वो इससे आधा था। इसका मतलब ये है कि उसमें फिर 20-25 हज़ार लोग रहे होंगे। और ये जो 12 साल से हमें एक झूठ बोला जा रहा है कि जनाब उसमें लाखों का जलसा था, तो फिर वो झूठ इनको मान लेना चाहिए कि वो 20 या 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि मीनार पाकिस्तान का नवाज शरीफ का जलसा अगर 50 हज़ार का था तो फिर वो 25 हज़ार से भी कम था। बहरहाल काफ़ी शुगल मिला इन। अच्छा, अब हामिद मीर साहब जो है बड़े मारूफ एंकर पर्सन और पाकिस्तान के उन एंकर्स में शुमार होते हैं जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर 8-10 की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें हामिद मीर शामिल है। और कौन नहीं जानता कि वो मुस्लिम लीग नून के खासे सख्त मुखालफ रहे हैं, बल्कि अब भी है। हालिया दिनों में मुस्लिम लीग पर उनकी तनकीद और मुखालफत काफ़ी नुमायाँ रही है। पीटीआई के बारे में उनका रवैया, उनका तर्ज अमल बड़ा नरम और इंक्लिनेशन जो है वो पीटीआई की तरफ नज़र आती है उनके प्रोग्रामों में भी। तो कल उन्होंने भी ये एतराफ़ किया कि मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई की जितने भी बड़े जलसे हुए, नवाज शरीफ का जलसा उन सब से बड़ा था। ये मुस्लिम लीग का एक सख्त मुखालफ और इमरान खान का एक हामी या कदरदान अगर सहाफ़ी अगर और तजिया नगार और जो जलसों की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाने की सलाहियत भी रखता है, वो ये कह रहा है, तो फिर पीटीआई वालों को मेरे ख्याल में अपने नीचे से ये अंगारे बुझा देने चाहिए और मामूल की नींद पर आ जाना चाहिए। क्योंकि अब आगे उनके लिए जो ज़माना आने वाला है वो नींद का है, तवील नींद का है, तवील सोने का है। अब वो इंशाअल्लाह सोते ही रहेंगे।
तो इस सिलसिले में जनाब डॉन अखबार का जिक्र बड़ा ज़रूरी है। डॉन अखबार माजी में कुछ साल पहले तक इसका ये स्टैंडर्ड था कि इसके अंदर कोई झूठी बेबुनियाद ख़बर नहीं छप सकती। इनका स्क्रूटनी का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, इनका एडिटोरियल बोर्ड और उनका चेकिंग ऑपरेटर्स बहुत कमाल का है, इसमें गलत ख़बर नहीं छप सकती। लेकिन कुछ अरसे से बदकिस्मती कह लीजिए, या जो फ़ारसी का मक़ूला है कि हर कमाले रा ज़वाले, के हर कमाल को एक दिन ज़वाल का मुँह देखना पड़ता है, तो ये डॉन का एक किस्म का ज़वाल है कि चंद बरसों से उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ गलत साबित हो रही हैं। कहा जाता है कि कोई घुमन नाम का एक रिपोर्टर ISI ने, उस ज़माने की जनरल फैज़ की ISI ने इसमें इंस्टॉल किया था डॉन अखबार के इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसने स्टोरीज़ दी और हदायत थी डॉन की इंतज़ामिया को कि इसकी हर स्टोरी आपने लीड स्टोरी के तौर पर छापनी है। तो चंद एक इसकी लीड स्टोरीज छपी, यानी कि यू टर्न के ज़ाविये पर, वो जो कहते हैं 180 दर्जे के ज़ाविये पर वो गलत साबित हुई। यानी एक होती है ख़बर जुज़वी गलत साबित होना, एक होता है ख़बर के अंदर कुछ तोड़ मरोड़ कर आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें आ जाना, कुछ मुबालगा हो जाना, कुछ कमी हो जाना। एक होता है कि ख़बर अलफ से लेकर ये तक, A से लेकर Z तक गलत साबित हो, तो उसको तो अखबार की बर्बादी का पेश खैमा कहना चाहिए, कहा जाता है। बल्कि अगर किसी अखबार में ऐसी खबर छप जाए, तो घुमन नाम का वो जो साहब था, वो जो मुसल्लत करदा इदारे का, तो उसने 3-4 स्टोरीज ऐसी छुपाई लीड के तौर पर, जिसने डॉन अखबार की साख जो थी उसको इतना ज़्यादा मुतासर किया कि इतना ज़्यादा मुतासर, अगर 5 साल की गलत रिपोर्टिंग भी होती तो तब भी ना होता। उसके बाद भी इसकी स्टोरीज़ गलत छपने लगी और जानबदाराना तबसरे, मुतअस्सब तबसरे और ऐसी ख़बरें जिनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता हो, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, इस तरह की चीज़ें भी छपती रही हैं। और फिर जो पिछले दिनों निगरान हुकूमत बनी, तो उस वक्त ख़बरें आई थी कि इनकी जो हारून फैमिली के कोई साहब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए बेताब है। एक ज़माना था कि हारून फैमिली का पाकिस्तानी सियासत में वो जो ड्राइंग रूम सियासत होती है ना, पीछे बैठकर सियासत की जाती है, उसमें बड़ा अहम किरदार रहा है। वो अब किरदार माजी का हिस्सा बन गया, तो निगरान हुकूमत में इनको कोई नुमाइंदगी नहीं मिल सकी, वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। तो कुछ उसका शायद भी गुस्सा है कि डॉन की रिपोर्टिंग अब दिन ब दिन जो है वो माइल ब तनज़्ज़ुली है। तो मैं इस जलसे का जिक्र कर रहा था कि पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडिपेंडेंट अखबार किसी पार्टी के जलसे या जुलूस के बारे में मनफी रिपोर्टिंग नहीं करता, सिर्फ झलकियों में वो इशारा दे देता है कि अगरचे पार्टी ने दावा किया है कि इसमें 50,000 लोग थे, लेकिन आज़ाद वो बसीन का ख्याल है कि 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। एक आध सत्र में झलकी। आज तक किसी अखबार ने अपने सफ़ात को वक्फ नहीं किया ये साबित करने के लिए कि फ़लाँ पार्टी का जलसा नाकाम हो गया है। स्टाफ रिपोर्टर के हवाले से ऐसी खबर किसी अखबार ने आज तक नहीं दी। हाँ, एडिटोरियल पेज पर कालम के ज़रिए कोई साहब अगर लिख दें, तो खिलाफ वाक़या बात भी लिख दें, तो वो छप जाती है। इसलिए कि सबको पता है एक रूल का कि इदारती सफ़ात पर जो कुछ छपता है उसका इदारे से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं। वो उस कालम नगार की, मज़मून नगार की, तज़िया नगार की एक राय है जो इसलिए छाप दी जाती है कि उसका बहरहाल एक मुकाम है, उसका एक हल्का है क़ारीन का। अखबार का स्टाफ रिपोर्टर किसी पार्टी के जलसे में, किसी जलसे के हवाले से पार्टी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डॉन अखबार ने जो कर रिपोर्ट छापी नवाज शरीफ के जलसे के बारे में, वो इस असूल की खिलाफ वर्जी करता। अगरचे ये रिपोर्ट जो है ये फ्रंट बैक या फर्स्ट इंडर पेज पर नहीं छपी, ये पेज 11 पर जो सिटी पेज है लाहौर का, उसमें छपी है। और इसका उन्वान है कि व्हाट सिटी मिसिस इज़ PTI लाइक यूथफुल JT। यानी वो जिस तरह के PTI के जलसों में वो एक नौजवानों का हुल्ला गुल्ला, रक़्स तरब, चहल पहल, मौज मस्ती, जो भी एक माहौल होता है, वो मुस्लिम लीग के जलसे में नहीं था। चलिए ये तो हेडिंग हो गई, इस हद तक तो बात चल सकती है। अच्छा, ये खबर छपी है सुबह 11 पर, और उसका फिर जितनी खबर है उतना ही उसका बकिया भी आगे दिया गया है, यानी खासी अच्छी खासी इसको जगह दी गई है। और अच्छा, इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा जो है उसमें रिपोर्टर साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है ये साबित करने के लिए कि जलसा नाकाम था। अच्छा, एक जगह उसने इतराफ़ किया कि गैदरिंग अच्छी थी लेकिन जोश व खरोश नहीं था। लेकिन जो 2-3 बातें दूसरी हैं। अच्छा, जो झूठ
जो घड़ी हुई चीज़, फरमाइशी चीज़, वो रिपोर्टर लिखने वाला कहीं ना कहीं कोई ऐसा फ़िक्रा लिख जाता है जिससे बात पकड़ में आ जाती है। मैंने पहले भी एक ख़बर की मिसाल दी थी, वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ, इसमें भी ऐसा हुआ। 3-4 बातें इसने और लिखी। नंबर 1 कि लाहौर इस जलसे से लाताल्लुक़ रहा। इस रिपोर्टर को कैसे पता चला कि लाहौर इस जलसे से लाताल्लुक़ रहा? जलसे में जोश व खरोश नहीं था, जलसे में लाहौर के लोग नहीं थे, लाहौर की नुमाइंदगी नहीं थी, बाहर से आए हुए थे, और जलसे में नौजवान तो थे ही नहीं। ये सारी चीज़ें उसने लिखी है कि जलसे में वाकई नौजवान नहीं थे। सब लोगों ने जलसे की लाइव कवरेज देखी है, जुलूस देखे हैं, बसों और कारों के काफ़िले आते हुए देखे। इनको रिपोर्टर साहब को किसी जगह, किसी बस में, किसी गाड़ी में, जलसागाह के बाहर, जलसागाह के अंदर, और मेरे ख्याल है स्टेज पर भी इनको कोई नौजवान नज़र नहीं आया। और ये जाइटी का जिक्र कर रहे हैं, वो पीटीआई की जाइटी जो है वो तो लड़कियों को छेड़ने, गालियां देने, इस तरह के हद तक महदूद होती है। लेकिन जिस तरह का जोश व खरोश जाइटी मुस्लिम लीग नून के लाहौर के कल के परसों के जलसे में देखी गई, वो इमरान खान के 2012 के जलसे में नहीं थी। ये एक 100% झूठ बोला गया, यानी ऐसा दावा किया गया जिसमें झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इमरान खान के उस जलसे में शोर था, हुल्ला गुल्ला था। वो 1 लाख आदमी जो कहीं से भिजवाए गए थे, कितार अंदर कितार, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। तो वो कितार अंदर कितार जो गर्दों से 1 लाख फरिश्ते उतरे थे, वो तो डिसिप्लिन में थे और वो शोर गुल्ला नहीं कर रहे थे। लेकिन बाकी जलसे में धूल उड़ रही थी, शोर मच रहा था, कपड़े फट रहे थे, धक्कम पेल हो रही थी। अगर इसको ये मौसूफ जाइटी कहते हैं तो माशाल्लाह ठीक है। वो तो बिल्कुल नहीं थी मुस्लिम लीग के जलसे में, लेकिन जितना जोश व खरोश परसों मुस्लिम लीग के जलसे में देखा गया वो कमाल है। अच्छा, इस रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा उसमें बताया गया है कि ट्रेनें कहाँ कहाँ से आई, उसमें हर ट्रेन में कितने कितने लोग थे, और उसने बताया रेलवे हुकाम के ज़रिए से कि हर रेल जाम पैक थी और उसमें मज़ीद किसी मुसाफिर की गुंजाइश नहीं थी। इस दूसरे हिस्से की ज़बान पहले हिस्से की ज़बान से बिल्कुल अलग है। आप पढ़ जाइए रिपोर्ट। वैसे तो मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है पढ़ने की, किसी ने दिल के फफोले फोड़े और लगता है कि ज़मान पार्क में बैठ कर फोड़े हैं। तो लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले हिस्से की ज़बान, लहजा और उसका जो उसलूब है, जो मैसेज है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे हिस्से का, उस पहले हिस्से से। दूसरे हिस्से में ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की गई है, कोई मनफी तबसरा नहीं किया गया, मजाक नहीं उड़ाया गया। अच्छा, वो जो मैं फ़िक्रा बता रहा था ना कि हर झूठी रिपोर्ट में एक आध फ़िक्रा ऐसा होता है जिससे आप पकड़ाई में आ जाते हैं। एक फ़िक्रा लिखा उसने कि मुझे मुस्लिम लीग, रिपोर्टर ने लिखा कि मुस्लिम लीग के एक लीडर ने बताया कि नौजवान नवाज शरीफ साहब से लाताल्लुक़ है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नौजवानों के हवाले से गैर मुतल्लक है, और नौजवान तो इमरान खान के हामी हैं। और ये है कि नवाज शरीफ वैसे भी बुढ़ा आदमी हो गया है, अब उसको नौजवान कहाँ से मिलेंगे। ये फिक्रा है जिससे इसकी चोरी पकड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग का लीडर किसी रिपोर्टर से उसकी जारी दोस्ती हो तो वो पार्टी के अंदर की कोई खबर तो बता सकता है कि हमारी पार्टी ने ये तय किया है, हमारी पार्टी ने ये करने वाली है, खुफिया राज की बात तो बता सकता है। लेकिन क्या मुस्लिम लीग को छोड़े किसी भी पार्टी का लीडर क्या किसी रिपोर्टर को ये कह सकता है कि हमारा लीडर बुढ़ा हो गया है और इसके पीछे अब कोई नहीं है, तो नौजवान तो इमरान खान के साथ चले गए सारे, इसके साथ कौन है? किसी भी पार्टी का लीडर, अपनी पार्टी, किसी भी पार्टी का आदमी लीडर अपने कायद के बारे में किसी अखबारी रिपोर्टर से ये फिक्रे कह सकता है इस हवाले से कि हाँ, इसे छाप देना, मेरा नाम मत लेना लेकिन छाप देना। तो ये है जनाब इसकी चोरी पकड़ेगी। तो ये अब डान इंतज़ामिया का काम है कि वो अपने जवाल को रोकती है या नहीं रोक पाती। वैसे भी डान भी तो माशाल्लाह बुढ़ा हो गया है, 1947 से भी पहले का ये निकल रहा है, और अब कितनी साल हो गए। तो कहूलत के इस महलाल के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस महलाल में इनफ़ाल के क़तरे इसकी पेशानी पर ना आए तो अच्छा है, क्योंकि इसकी पेशानी पर फाउंडेड बाय कायद आज़म लिखा हुआ है। तो ये तो डान की स्टोरी थी। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के प्रोग्राम और मुस्लिम लीग की अपनी पोजीशन में वापसी के हवाले से बात करने से पहले मैं एक दो फिक्रे उनकी तकरीर के हवाले से कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में एक बहुत अच्छा काम किया, फ़लस्तीन का झंडा पकड़कर लहराया और फ़लस्तीन के हक़ में फ़िक्रे कहे, एक नहीं 6-7 फ़िक्रे कहे। और इस पर बहुत सारे लोगों को याद आ गया
कि जब इमरान खान को एक जलसे में पार्टी की एक वो जो सियालकोट वाली नौटंकी है, क्या नाम है उसका, बहुत ही वो ऐसी ऐसी है औरत है, उस औरत ने इमरान खान को कश्मीर का झंडा, आज़ाद कश्मीर का जो झंडा है, जो कश्मीर के झंडे की अलामत है, वो देने की कोशिश की। तो इमरान खान ने जिस नफ़रत से वो झंडा झटका है, आपको वो मंजर याद होगा। अगर याद नहीं है तो दोबारा निकाल कर देख लीजिए। तो इमरान खान 18 दिन हो गए, 17 दिन फ़लस्तीन की जंग को, इमरान खान ने एक लफ्ज़ मज़म्मत में नहीं कहा, इसराइली मुज़ालम की मज़म्मत में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, और ना ही इसकी पार्टी ने कोई मुजाहरा किया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुजाहरे से मुझे याद आ गया कि वो लाहौर का एक मुकाम है काना, तो वहाँ इन्होंने एक ये जलसा करना था। तो इनका ख्याल था कि 150 लोग तो ज़रूर आ जाएंगे, और पुलिस की भी रिपोर्ट ये थी कि ये 150 आदमी निकलेंगे। और निकलने के बाद इन्होंने, चूँकि बंदे तो उनके पास नहीं है निकलने वाले जलसे जुलूसों में, तो इन्होंने फिर सड़क पर खड़े होकर बसों पर पथराव करना है और कुछ आग वाग लगानी है ताकि खबर बन जाए। अब जब ऐसी खबर बनती है ना कि इतनी बसें जला दी, इतने रिक्शे जला दिए, इतने वो कर दिए, इतनी दुकानों को तोड़ दिया, तो फिर उसके बाद कोई आदमी, कोई रीडर अखबार का, टीवी का कोई व्यूअर ये नहीं पूछता कि जलसे में लोग कितने थे। सबकी तवज्जो फिर इस खबर की तरफ हो जाती है कि वहाँ हंगामा हो गया, वहाँ आग लग गई, इतनी बसें जल गई, इतनी कारें जल गई। इस रिपोर्ट पर कोई 50-60 के करीब पुलिस वाले वहाँ पहुँचा दिए गए कि अगर ये हकीकी आज़ादी वाले निकले और जलसे के बाद, कन्वर्शन के बाद कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें तो ज़रा इनकी तबीयत दुरुस्त कर देना। तो हुजूर बात फिर ये हुई कि वो पुलिस वाले पहुंच गए, जलसे वाले नहीं पहुंचे। 15 आदमी पहुंचे, उनको पुलिस ने पकड़ ली, जलसा गायब, पूरा जलसा गिरफ्तार। 15 आदमी टोटल, बिल्कुल गिन कर, क्योंकि पुलिस का रजिस्टर बता रहा है कि 15 आदमी निकले। उसके अलावा ना कुछ छुछुंदर निकली, ना कोई चूहा निकला, ना कोई मेंढक निकला, ना कोई काकरोच निकला। अगर निकला होता तो हम कह देते कि भाई 15 नहीं थे, 16 थे, लेकिन 15 ही निकले। तो माशाल्लाह इनका जो कन्वर्शन था, अब इनकी ये हालत है। अब ये कहते फिरते हैं, गुल मचाया हुआ है कि पुलिस जनाब आ गई तो हम हकीकी आज़ादी कैसे हासिल करते। मुझे वही याद आ रहा है, वो जो 17-18 साल का था, वो झंडा लेकर पीटीआई का, ये बड़ी पुरानी बात है, कई साल पहले की। तो उसको पुलिस वालों ने मारा, लाठी मार दी, लाठीचार्ज हो रहा था, एक लाठी उसको भी पड़ गई। तो वो रो रो कर कह रहा था कि अगर पुलिस वाले हमें इस तरह मारेंगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो ये काने के से जो 150 ने निकलना था, उन्होंने जब देखा कि 50 पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो 15 वो घरों से निकले ही नहीं। 15 मेरे ख्याल में पहले से निकल कर आ गए होंगे, उनको पकड़ लिया। उसके बाद जलसा गायब, जुलूस गायब, हकीकी आज़ादी गायब, इनकलाब गायब, तब्दीली गायब, सब कुछ गायब। तो खैर वो बात इस तरफ आ गई। तो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में फ़लस्तीन का जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने बात की कि फ़लस्तीन का मसला हल किया जाए, ये जुल्म बंद किया जाए, और फ़लस्तीन का मसले का हल वही 2 स्टेट थ्योरी जो है ना, वो कि 2 मुल्क बनने चाहिए फ़लस्तीन में, एक इसराइल का और एक फ़लस्तीनियों का, जो कैंप डेविड के तहत तयशुदा है कि मगरबी किनारा जो, यानी जो रिवर जॉर्डन है उसका जो लेफ़्ट बैंक है और गज़ा, इस पर मुश्तमिल। लेकिन इसराइल ने वो नहीं बनाने दिया, और गज़ा भी उसके कंट्रोल में है। और एक तो 16 दिन से ये जंग चल रही है ना, इस जंग से पहले भी गज़ा पर उसी का कंट्रोल था, नाकाबंदी थी, और मगरबी किनारे पर भी उसका कंट्रोल है। नाम नहाद अथॉरिटीज़ कायम है दोनों जगह पर। तो उस पर कैंप डेविड के मुआहदे पर अमल नहीं होने दिया इसराइल ने, और अमेरिका ने भी, अमेरिका शोर करता है कि अमल किया जाए, अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, वो इस पर अमल होने नहीं दे रहा। लेकिन मैं जो अगली बात बताना चाहता हूँ कि ये भी जुल्म था, ये भी जुल्म था। इसराइल में इस वक्त 80 लाख यहूदी हैं, और फ़लस्तीन और इसराइल, यहूदियों की आमद के बाद से इसराइल ने जिन फ़लस्तीनियों को मुल्क से निकाल बाहर किया, जो शाम में, तुर्की में, उर्दन में और मिस्र में, लीबिया में, यूरोप में आबाद हैं, पिछले 70 वर्षों में उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ है। 1 करोड़ फ़लस्तीनी डायस्पोरा, ये कोई हज़ारों साल वाला डायस्पोरा नहीं है जो यहूदियों का था, कि वो तो जनाब रोमनों के दौर से मुल्क छोड़ रहे थे, और 1914-15 के ज़माने में यहाँ सिर्फ 6% यहूदी थे, जो अब सारा फ़लस्तीन कब्ज़ा कर बैठे। 1 करोड़ वो हैं, और 50 लाख वो हैं जो गज़ा और मगरबी किनारे में। 1.5 करोड़ फ़लस्तीनियों को इस कैंप डेविड मुआहदे के तहत 15% या 14% ज़मीन दी गई है, और 80 लाख यहूदियों को 85% ज़मीन दी गई है। क्या यह नाइंसाफ़ी नहीं है?
अगर फ़र्ज़ कीजिए वो डायस्पोरा जो फ़लस्तीनी महाजर हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, वो चाहते हैं, उनका मुतालबा है और असूल भी यही है कि उनको वापस अपने मुल्क में आबाद होने दिया जाए, तो वो 1 करोड़ अगर वो आ जाए तो वो कहाँ रहेंगे? क्या गज़ा की पट्टी में रहेंगे? क्या मगरबी किनारे में रहेंगे, जहाँ पहले ही इनका रहना मुश्किल हो गया है? तो ये तो जुल्म है कि अगर आपने इसराइल को ज़बरदस्ती मुल्क बनाना ही है तो ठीक है, जितना रकबा इसराइल को दिया है उससे चलो थोड़ा सा कम दे दो फ़लस्तीनियों को। आपने तो फ़लस्तीनियों को रकबा ही क्यों नहीं दिया? 12% 15% रकबा, ये कोई रकबा है? तो खैर, लेकिन मजबूरी है, इसलिए कि अब और कोई चाराकार नहीं है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसराइल के ख़िलाफ़ हथियार उठा सके। कोई मुल्क ऐसा है ही नहीं, मुसलमान मुल्कों में भी कोई मुल्क ऐसा नहीं है। सब डरते हैं इसराइल से, सब इसराइल से डरते हैं। तो अब फिर वो जो नवाज़ शरीफ ने जो बात कही है कि ये 2 मुल्की जो फार्मूला है इसको अप्लाई किया जाए, तो ये मजबूरी, इसके अलावा कोई हल नहीं। नवाज़ शरीफ साहब अगले हफ्ते से और मरियम साहबा भी राब्ता अवाम मुहिम कह लें या इंतखाबी मुहिम कह लें, इसका आगाज़ करने वाले हैं। और इस मुहिम में ज़ाहिर है वो उन सारे इक़दामात की तफसील बताएंगे जो करने वाले हैं। और ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है जिसके अंदर से असल में जो मैंने ख़बर बताने के लिए ये हिस्सा निकाला, वो ख़बर ये है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई का तो खैर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन वो जो 6-7 मुजरम हैं, कौमी मुजरम, जिनके साथ जंगी मुजरम जैसा सलूक होना चाहिए, वार क्रिमिनल का, वो उनमें से जो बिज्जू बाजवा और वो फैज़ है, इनके हवाले से कोई मुतालबा नहीं करेंगे। लेकिन क्यों मुतालबा नहीं करेंगे? इसलिए मुतालबा नहीं करेंगे कि ये दोनों एहतसाब के किसी न किसी शक्ल में एहतसाब के शिकंजे में आने वाले हैं। नवाज़ शरीफ को इसकी अब ज़रूरत नहीं रही कि वो इन 2 का नाम लेकर मुतालबा करे। हाँ, इंतखाबी मुहिम में वो 6 जजों के नाम लेगा। ये नहीं कहेंगे वो कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वो ज़िक्र करेंगे, ज़िक्र वो इसका करेंगे। तो अब सूरत हाल क्या है कि तमाम अंदाज़े लगाने वालों ने खुद ही मान लिया है कि हमारे अंदाजे गलत निकले हैं। नवाज़ शरीफ के एक ही जलसे ने मुस्लिम लीग को कमोबेश अपनी उस पोजीशन पर पहुंचा दिया है जो 2017 में थी। और अब इसकी वजाहत मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप खुद माहौल को देख रहे हैं, माहौल कितनी तेज़ी से बदला है और कितनी तेज़ी से इसने और बदलना है। और अंदर से जो ख़बर मैंने मुख्तसर तौर पर बता दी, वो ख़बर मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि उस ख़बर की मज़ीद तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि जो एक अंदाज़ा था, और मेरा भी ये अंदाज़ा था, कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरेगी, लेकिन गालिबन या शायद ये सादा अक्सरियत से महरूम रहेगी। मतलब कि 10, 5, 8, 12 सीटें अक्सरियत से कम रहेंगी। चुनांचे इसको इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत साजी करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो अंदाज़े हर तरफ से आ रहे हैं बलाई हलकों से, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी और इत्तेहादियों को साथ मिलाकर वो 2/3 तक की लकीर तक भी पहुंच सकती है। तो नाज़रीन, मज़ीद बातें इंशाल्लाह फिर से इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।